मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की हमारी मेहमान हैं रेखा राजवंशी जी, ऑस्ट्रेलिया से। प्रवासी हिंदी साहित्य की वह सशक्त साक्षात हस्ताक्षर हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से वैश्विक पटल पर हिंदी का मान बढ़ाया है। भारत में जन्मी और ऑस्ट्रेलिया में रहकर साहित्यिक सृजन करने वाली रेखा जी कविता, कहानी, लघु कथा और शोध के क्षेत्र में समान रूप से सक्रिय हैं। उनके लेखन में प्रवासी जीवन की चुनौतियां, स्त्री विमर्श, मानवीय रिश्ते और भारतीय संस्कृति की गहन झलक मिलती है। उनकी भाषा सरल, संवेदनशील और प्रभावशाली है, जो पाठक के हृदय को छू जाती है। हिंदी को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने वाली इस नामचीन लेखिका को कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। रेखा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर के पटल पर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए, और बहुत बहुत सभी दर्शकों को भी धन्यवाद जी रेखा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक का सफर, आप कहाँ जन्मी, फिर कैसे ऑस्ट्रेलिया पहुंची, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि मेरे पिताजी तो रेलवे इंजीनियर थे, पापा। जी। तो उनका होता रहता था ट्रांसफर। जब उनका रेवाड़ी ट्रांसफर हुआ तो मैं रेवाड़ी में पैदा हुई। इसीलिए लोग अधिकतर हर जगह मुझे हरियाणा का ही समझ लेते हैं। अच्छी बात है, एक प्रांत और जुड़ गया। हम लोग तो वैसे भी बहुत मल्टीकल्चरल है। जी। तो मेरी ननिहाल मुंबई और उत्तर प्रदेश मेरे मेरी दादी का घर, दादा का घर। तो कुल मिलाकर, और दिल्ली मेरी ससुराल। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं तो बिल्कुल हर राज्य से कुछ ना कुछ लेकर बैठी हूँ, और अब ऑस्ट्रेलिया में बसी हुई हूँ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो आप मतलब आपने पढ़ाई पूरी कहाँ से की, मुंबई से या हरियाणा से? नहीं, मैंने पढ़ाई हरियाणा में तो मैं कभी रही नहीं। हम्म। तो मेरे पिताजी, क्योंकि उनका ट्रांसफर होता था, तो अधिकतर पढ़ाई मेरी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जगहों से है। हम्म। और मैंने मास्टर्स साइकोलॉजी में करा था मुरादाबाद से, और उसके बाद अ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएड किया था, और एमफिल मेरठ यूनिवर्सिटी से। तो ये था कि जहाँ जहाँ छात्रवृत्ति मिल जाती थी तो वहीं वहीं चले जाते थे। जी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उस वक्त एमएड के विद्यार्थियों को छात्र राशि मिलती थी। और मेरठ में एमफिल में खाली मुझे एक ही स्कॉलरशिप थी, और वो मुझे मिली। तो इस तरह से मैंने जगह जगह पर शिक्षा प्राप्त की रहकर। जी। जी। जोधपुर भी रहे वो, हापुड़ भी रहे मेरे पिताजी, और बहुत जगहों पर उनका ट्रांसफर होता रहा। क्या बात है। चंदौसी भी रहे, एक जोनल मतलब ट्रेनिंग पूरा स्कूल है एमपी वहां जो पर। है वो एरिया कवर किया। हाँ, उन्होंने। जी। तो वो पर अधिकतर, कर्मचारी थे। हाँ, मैंने कहा लखनऊ भी रहे, लेकिन अधिकतर मैं कहूंगी उत्तर प्रदेश। अच्छा। तो मैं उत्तर प्रदेश की बेटी जी, हूँ क्या बात है। जो हरियाणा में पैदा हुई। जी। जी। तो लेखन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कब ऐसे लगा कि मुझे लिखना शुरू करना चाहिए? तो ऐसा तो देखो, मेरे जो पापा थे वो बहुत अच्छी कविताएं लिखा करते थे। बड़ा साहित्यिक माहौल था। हालांकि वो रेलवे इंजीनियर थे, हम्म। पर उनको बहुत शौक था। हम उनकी बातें सुनते सुनते अक्सर सोया करते थे। कोई ना कोई वो चार पंक्तियां या कोई अच्छी बात हर रात सोने के पहले, जब भी उनके पास वक्त होता था, कहा करते थे। जो कि मुझे अब तक कई चीजें उनकी मुंह जुबानी याद है और बहुत अच्छी लगा करती थी। जैसे वो कविता, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। ये भी मैंने उनसे ही सुना। और ये भी मैंने उनसे ही सुना, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल बंद, सुगंध समीर चली न चली। तो ये जो है, इतनी सुंदर सुंदर चीजें घर में हम्म। सुनते सुनते। और मेरी माँ मुंबई की थी, तो उनका भी बड़ा यही सब चीजों में उनको भी। और उस वक्त कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था अनुसुईया। जी। ना तो टीवी था, हम्म। ना कोई वीडियो गेम्स थे,
ना नेटफ्लिक्स था। तो हम लोग को एक ही चीज हमारे पास थी, वो थी किताबें। जी। तो हम मैगजीन्स, हमारे पास जितनी भी पत्र पत्रिकाएं आती थी, हम्म। तो हमारे भाई बहनों में सब में लड़ाई होती थी कौन पढ़ ले। कौन पहले और पढ़। हम्म। जिसके हाथ लग गई तो वो सबसे पहले पढ़ लेता था। जी तो जी। हम लोग पढ़ते पढ़ते, घर में भी एक लाइब्रेरी बनी हुई थी हम्म। जिसका एक एक महीने कोई ना कोई इंचार्ज होता था। तो उसमें अंग्रेजी की, हिंदी की बहुत सारी किताबें थी। माँ को हमारी कल्याण पढ़ने का बहुत शौक था। एक धार्मिक पत्रिका है। तो हम्म। अब मुझे तो जो मिल जाता था मैं कीड़े की तरह उसको चाट डालती थी। अच्छा। तो ये एक मुझे लगता है कि शायद वहीं से मिली होगी ये प्रेरणा। जी। और जब मैंने कविताएं लिखी, हम्म। और मैं आपके लिए नहीं कर पाई, मैंने लिखी है क्योंकि मैं काफी शैतान थी उस वक्त, शैतान लड़कियों में एक थी। तो लेकिन खैर, उन्होंने मुझे बुलाया और उसके बाद तो उन्होंने मेरी 100 शैतानियां माफ कर दी कि ये इतना अच्छा लिख रही है। तो हम्म। ये सब चीजें जुड़ती रहीं जीवन में। और फिर एक मेरी 2 कविताएं प्रकाशित, हम्म। एक कादम्बिनी में, पहली कादम्बिनी में, हम्म। और दूसरी मेरी हुई साप्ताहिक हिंदुस्तान। जी। तो और सबसे वो अच्छी कौन बात सी है कि उसकी कविता थी? संपादक, आपको थोड़ा याद है कि कौन सी कविता थी वो पहली कविता जो आपकी कौन संपादित? सी कविता पहली छपी थी, ढंग, हाँ, ढंग से जो पत्रिका में कविता छपी थी, हम्म। वो थी मित्र। मित्र मात्र शब्द नहीं, अर्थ है, और अर्थ भी नहीं, भावार्थ है, क्या बात। जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, सुना हम्म। नहीं जा सकता, महसूस भर किया जा सकता है। तो ये उसकी शुरू की पंक्तियां थी। और जो साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी थी वो तो मेरी बहुत ही प्रिय गजल है, और हम्म। मैंने कई बार गाई भी है। और शीला झुनझुनवाला उसकी तब संपादक होती थी। हम्म। और उनके साथ बड़ा अच्छा हुआ, दिल्ली जब मैं शादी होके, उनके साथ बहुत समय मुझे बिताने को मिला और बहुत स्नेह मिला। अब तो शायद लेट 90s, 98 की होंगी और अब तक सक्रिय है। तो हम्म। वो गजल थी, जिंदगी धुंध है, कुहासा है, मन समंदर है, फिर भी प्यासा है, वाह। ढूंढते हम किसी को भीड़ में भी, सब है ये तो महज दिलासा है। तो ये गजल थी जो कि मैंने 21 साल में लिखी थी। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। मतलब मन की ये, गहराइयों को आपने लिखा। जो इस आपने शुरुआत की दो पंक्तियां बोली हैं गजल की, उसके अंदर वो एक मन की गहराई, जैसे जगजीत सिंह की एक गजल थी कि हर जगह बेसुमार आदमी, फिर भी वाह, तन्हाइयों का है शिकार आदमी, सुबह से वाह, शाम तक बोझ ढोता हुआ, फिर भी अपनी ही मजार का खुद शिकार आदमी, समथिंग कुछ ऐसा था। तो हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल उसी से संबंधित आपकी ये जो पहली दो कविता दो लाइनें आपने कही हैं गजल की, वैसी मुझे नजर आई। तो उतनी सी उम्र में इतनी गहराई वाली कविता लिखना या गजल लिखना, ये अपने आप में एक अद्वितीय कला है। तो आपको ऐसे था कि गजलें भी आप पहले से पढ़ा करती थी, या जब लिखना शुरू किया तो सुनना शुरू किया? देखिए, ये रेडियो का जमाना था जी। और हम सबको बड़ा शौक था, क्योंकि पापा को शौक था तो हम सबको कवि सम्मेलन सुनने का बहुत शौक था। हम्म। उसी समय मुझे याद है मैंने सोम ठाकुर की कविता सुनी थी, हम्म। मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर। उसी वक्त कुंवर बेचैन के भी, आदरणीय, हम्म। उनके भी बहुत सारे गीत सुने थे। तो हम्म। इस तरह से गजलों का मैं विशेष रूप से, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे लगाव था, लेकिन आ, ये था कि आ, मुझे पसंद आती थी बहुत। हम्म। जो मैं सुनती थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जी जी। तो ये ये कहानी रही। सफर शुरू हुआ वहां से। बिल्कुल। बहुत सुंदर रेखा जी। तो जीवन के किस मोड़ ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? शादी के पहले या शादी के बाद? कौन सा ऐसा पॉइंट आया जीवन का कि जब आपको ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ से मुझे अपनी लेखनी को एक नया मुकाम देना चाहिए? देखो, मेरी तो लेखन की यात्रा बहुत रुक रुक कर चली। जी। ऐसा नहीं है कि मैं एक लेखिका ही बनना चाहती थी और मैं लिखती चली गई, हम्म। ऐसा कभी नहीं हुआ। हम्म। तो क्या हुआ कि जब मेरी शादी हो गई हम्म। तो मेरा लेखन रुक गया।
हम्म। जैसा होता है हर साल हर एक स्त्री के, अधिकतर स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ। जी। और करीब 10 साल मैंने कुछ नहीं लिखा। और 10 साल के बाद फिर मुझे, जब मैं दिल्ली में रह रही थी और मेरे दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे थे, छोटे छोटे थे, तभी मुझे एक लेखिका मिली, निशा भार्गव, जिन्होंने मुझे कहा कि तुम लिखा करो, मेरे साथ चला करो, इतनी सारी गोष्ठियां होती हैं, सब कुछ होता है। तो मैंने उनके साथ जाना शुरू किया। धीरे धीरे करके बहुत लोगों से जान पहचान हो गई, और मैंने 2-3 ग्रुप्स भी अच्छे अच्छे ज्वाइन कर लिए। हम्म। जैसे स्वांतः सुखाए सुखाए एक ग्रुप था, जो कि आशा रानी लखोटिया चलाती थी। तो वो भी, तो उन्हीं दिनों मुझे याद है, तुमने पूछा ना टर्निंग पॉइंट, तो उन्हीं दिनों क्या हुआ कि वो शंकर दयाल शर्मा जी अपने प्रेसिडेंट हाउस में कवियों का बहुत शौकीन थे, कवि कवियत्रियों को आमंत्रित करते थे। तो उनके आमंत्रण पर हम लोग स्वांतः सुखाए का जो समूह था, हम्म। उसके साथ करीब करीब कवियत्रियां वहां पर गईं, हम्म। और बहुत अच्छी तरह हमको सम्मान के साथ पहले इन निमंत्रण पत्र आया। वहां पर जो शॉल मिली वो मेरे पास अब भी है। और ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि एक राष्ट्रपति और विमला शर्मा जी, वो उनके हाथों से मुझे सम्मान मिल रहा है, फूल मिल रहे हैं, और शॉल उड़ाई जा रही है। तो मैं बहुत तब यंग ही थी, और मुझे ऐसा लगा कि ये एक बहुत बड़ा मान है। वहां से मुझे लगा मुझे लेखन को थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए, और जी। मैंने फिर लिखा। और 3 मेरी किताबें भी प्रकाशित हुई, और उसके बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई। वो कौन सी किताबें थी? तो 3 किताबों में देखो, एक थी छोटे छोटे पंख, जो कि मैंने अपने बच्चों के लिए लिखी थी, और मेरी बेटी की जो चित्रों पर उसके अंदर चित्र बनाए थे आर्टिस्ट ने, वो भी 3-5 साल की होगी मुश्किल से। और एक किताब थी जो मेरी साहित्य हिंदी एकेडमी ने फंडेड की थी, वो थी अनुभूति के गुलमोहर। वो मेरा पहला संकलन था। क्या? और एक किताब थी ये गलियों के बच्चे। अच्छा। तो वो थोड़ा सा स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑफ इंडिया पर थी, बट जहां जहां मैं गई और जहां जहां मैंने कोशिश की रिसर्च करने की, और उसी का उसमें अनुभव उसमें सम्मिलित थे। तो ये बच्चे स्ट्रीट ऑफ चिल्ड्रन मतलब गली के बच्चे, आपने कहा गलियारों के बच्चे। तो इन बच्चों का अनुभव और यह शोध आप क्यों कर रही थी? मैंने शोध की तरह शोध नहीं किया, लेकिन प्रयास एक संस्था थी दिल्ली में, और अभी भी होगी मेरे को लगता है। तो आमोद कंठ उसके होते थे मेरे ख्याल से, जो रन करते थे उसको। तो वहां जाने का बहुत अवसर मिला मुझे, और मुझे देखने का कि इन बच्चों को वो किस तरह से इनके साथ काम कर रहे हैं। और एक थे नानक चंद, उन्होंने मुझे कहा कि इस विषय पर लिखना चाहिए, तो इस तरह से मैंने ये किताब लिखी। तो ये कुछ, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत शोधात्मक किताब थी, पर हाँ, ये उनसे जुड़ी हुई एक किताब थी, जिसमें कि विभिन्न शहरों में रहने वाले या सड़कों पर घूमने वाले, गलियों में रहने वाले बच्चों के ऊपर ये काम था। जी। और कमलेश्वर जी ने इसकी भूमिका लिखी थी। हम्म। तो ये है कि मुझे लोग बहुत अच्छे मिले। हम्म। नासरे शर्मा जी मिली, हम्म। फिर बड़ी बड़े लेखक लेखिकाएं, वैदिक जी मिले। वैदिक जी के ने तो एक जुलूस निकाला था कि हिंदी भाषा में बोर्ड लगाओ। तो मैं वैदिक, मैं चित्रा मुद्गल भी उसमें, सब हम सब नारे लगा रहे थे बोर्ड पकड़ के साउथ एक्सटेंशन में। और अच्छा। पुलिस आई, सबको उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अरे बाप रे। लेकिन लेकिन सब एक छूट गए। आंदोलन चला रहे थे आप लोग? आंदोलन वैदिक जी का था, हम्म। वेद प्रताप वैदिक जी का। जी जी। ओके। तो ये आंदोलन था हिंदी के लिए? वो कह रहे थे हिंदी के हिंदी लिए, में बोर्ड लगाने चाहिए, इंग्लिश में नहीं लगाने। अंग्रेजी में लगाए लेकिन हिंदी में भी लगाए, ये था इसकी कहा। जी। हम्म। अच्छी मुहिम थी उनकी। और वो उस समय भी प्रयास कर रहे थे हिंदी के लिए।
तो तब से और अब तक में हिंदी का क्या स्तर है दिल्ली में या भारत में, मैं आपके मुख से जानना चाहूंगी। स्तर है हिंदी का। हिंदी के स्तर में तो कोई समस्या नहीं है। हम्म। समस्या ये है लोगों की मानसिकता। हम्म। भारत में पहले भी यही था, जब से अंग्रेज गए हैं छोड़ के। हमारे यहाँ एक है सोशलिस्ट टाइप के व्यक्ति, जो कि भारत में भी टीवी में काम किया है, भारतीय नागरिकता ले ली है, चार्ल्स थॉमसन। वो यही कहते हैं अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए और लोग अपनी मातृभाषा भूल गए। तो बात ये है कि स्तर की कोई कमी नहीं है, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा करिकुलम है। पर लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी मानसिकता क्या है, वो सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। पता नहीं ये कहाँ से विचार लोगों के मन में आ गया है कि अगर अंग्रेजी आती है तो वो हिंदी भाषाओं से बेटर है। अब तो देखो हर एक चीज हिंदी में उपलब्ध है। अब तो सुधार होना चाहिए। कम से कम लोगों को अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल। हिंदी हो, मैथिली हो, पंजाबी हो, कुछ भी, को तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कोई भी, बंगाली, बांग्ला भाषा हो, कुछ भी हो, अपनी भाषाओं पे हम गर्व करें और अंग्रेजी की सुप्रीमेसी को थोड़ा सा। अब मैंने भी यही कहा हमेशा से, जब एक जापानीज को अपनी भाषा पर, एक फ्रेंच को अपनी भाषा पर, तो हमारे लोगों को हमारी भाषा बोलने में क्यों शर्माए। जी। अंग्रेजी हमको आती है, ये हमारा बड़ा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल है बिल्कुल सही बात कही ना? आपने। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने जो इस तरह के इंस्टीट्यूट बनाए कि आप ये कोर्स करके बाहर जा सकते हैं जॉब करने के लिए, और वहां पे हम्म अंग्रेजी की जरूरत है, तो वो इंस्टीट्यूट ने अंग्रेजी को इतना ज्यादा पकड़ के रखा क्योंकि आपको बाहर देश में जाना है, और उसी को वो समझने लगे कि यही हमारी रोजी रोटी का जरिया है। जैसे पहले जो था कि व्यापार था, कि भारत में लोग रह के व्यापार कर रहे हैं, व्यापार हम्म में उन्हें अपनी लोकल भाषा की जरूरत होती थी, क्योंकि लोकल ही कस्टमर्स होते थे, हम्म ग्राहक होते थे। तो अपनी भाषाओं का मतलब, जो जैसा एक देश होता है कि अपनी, अपना देश, अपनी भाषा, अपनी चीजें। लेकिन जब लोगों ने ये कोर्सेज करने शुरू किए, स्पेशली आईटी से रिलेटेड, या कहा जाए कि नौकरी में जाना शुरू किया, इंजीनियरिंग वगैरह हाँ, वगैरह। नौकरी करना शुरू किया, तो वो जो ट्रेंड आया है उसने पूरा तख्ता पलट दिया भाषाओं का। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजों के जाने के बाद से, क्योंकि काफी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे तब भी, जी। और उसके बाद भी, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज में दोनों चलती रही, हिंदी भी और अंग्रेजी भी। हम्म। और भी जगहों की भाषाएं जो थी बोली जाने वाली, तो उसकी वजह से भी कोई कंपल्शन तो कहीं पर थी नहीं। हम्म। जैसे कि थ्री, मैं जब वहां पढ़ा रही थी तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बहुत चर्चा होती थी। हम्म। लेकिन बहुत से प्रांत ऐसे थे जिन्होंने इसको भी बहुत खुले मन से स्वीकार नहीं किया। जी। और उनका स्वीकार न करने का ये एक कारण बहुत रहा है, उन्हें लगता था कि थ्री लैंग्वेज रूल हमारे डिस्ट्रिक्ट में चलाया जा रहा है, लेकिन जिनकी हिंदी भाषा है वहां पर तो दो ही लैंग्वेज हो गई, तो उन्हें एक लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यूपी, एमपी, हम्म बिहार हम्म के, हम्म तो उन्हें पार्शालिटी नजर आ रही थी उसमें। उन्हें लग रहा था कि लेकिन अब तो हम्म, लेकिन अब तो चल रहा है कि लोग हिंदी भी सीखते हैं, जी। कुछ कक्षा तक अनिवार्य है। जी। जी। हम्म बहुत अच्छी बातें आपने बताई रेखा जी, हिंदी से संबंधित। तो अब मैं हम अपने साक्षात्कार को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ कि परिवार ने आपके साहित्यिक और पेशेवर जीवन में किस प्रकार सहयोग दिया। आपके परिवार का या आपके शादी के बाद जो परिवार बना उसका क्या सहयोग रहा आपके लेखन कार्य में। देखो, परिवार की बात करें तो मुख्य रूप से मेरे पति, जो कि मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे, वो तो रहते तो नहीं थे। और जब मैंने शुरू किया तो उनको जरूर एकदम लगा कि ये क्या करे, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, हम्म। जैसा हर पति को होता है लेकिन फिर उनको, वो मेरे साथ गए दो चार जगह, तो उनको समझ में आया कि सभी अच्छे घरों की महिलाएं इसमें अपना योगदान दे रही हैं।
तो उन्होंने तो बराबर फिर मुझे सहयोग तो किया ही, और मना तो नहीं किया कम से कम कभी भी कि तुम ये मत करो। तो इस तरह से ये रचना यात्रा चलती रही। ये तो ये ऑस्ट्रेलिया में और किस वजह से मतलब आपने लेखन कार्य को आगे बढ़ाया, और कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके साथ आप जुड़ी? तो जब मैं यहाँ आई 2001 में, तो यहाँ पर मुझे था कि जैसे बागेशी चक्रधर, अशोक चक्रधर वहीं रहते थे सरिता विहार में, उन्होंने मुझे कहा कि वहां पे भी हिंदी समाज है। जब मैं यहाँ आई हम्म। तो हिंदी समाज लगभग समाप्त हो रहा था, तो मैंने उनको फोन किया। फिर मैंने और संस्थाओं को फोन किया, क्योंकि मैं दिल्ली में तो मंच पर पढ़ रही थी, मतलब महिलाओं के मंच पर अधिकतर। तो हम्म। मैंने मुझे पता लगा कि दो तीन है, तो एक जगह मुझे बुलाया गया, अहिया करके एक एसोसिएशन है। तो वहां मैंने अपना काव्य पाठ किया पहली बार। और फिर और भी दो चार जगहों पर ऐसा हुआ कि कार्यक्रम हुए, मुझे निमंत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे करके लगभग साहित्य का जो जमावड़ा था, जो माहौल था, वो समाप्त सा होने लगा। और मैं भी अपनी जो पारिवारिक जद्दोजहद होती है, इनिशियल सेटलमेंट प्रोसेस होता है, उसमें मैं एकदम व्यस्त हो गई। लेखन चलता रहा थोड़ा बहुत, लेकिन कविताएं। और फिर 2007 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो उससे चलता रहा थोड़ा सा स्ट्रगल। लेकिन इस बीच मुझे कैनबरा बुलाया काव्य पाठ के लिए लोगों ने। तो जब मैं वहां गई तो मेलबर्न के कवि भी आए हुए थे वहां, करीब 2008-9 कभी की बात है, 9 की शायद। तो फिर मैं जब सबसे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने प्रस्ताव रखा, बल्कि हमने आपस में डिस्कस किया कि एक किताब ऐसी निकलनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का हिंदी साहित्य बिल्कुल भी विश्व पटल पर दिखाई नहीं देता है। हम्म। तो एक ऐसी किताब हमको सामूहिक बनानी चाहिए जिससे कुछ कवि दिखे, एक अच्छी पुस्तक हो, हमारी एक हम्म। इमेज बने, चयनित तो कि ऑस्ट्रेलिया रचनाएं में भी हिंदी ऑस्ट्रेलिया का काम हो रहा है। हाँ, तो हमने वो 11 कवियों का काव्य संग्रह हमारा बना, में। और किताब घर से आया, हम्म। और उसका बड़ा भव्य उसका विमोचन। विमोचन हुआ हिंदी भवन में, जिसमें कि अशोक चक्रधर, हम्म। कन्हैया लाल नंदन, हम्म। और भी बहुत से बड़े बड़े अनामिका, हम्म। सब लोग आए, और वो मेरे हमारी यहाँ से पहली किताब बनी सामूहिक। हम्म। उसके बाद मेरी किताब छपी कंगारुओं के देश में, जी। वो भी किताब घर से आई। जी। तो उसके बाद फिर 5 साल बाद आई मुट्ठी भर चांदनी। और जहां तक संस्थाओं से जुड़ने की बात है, मुझे पता लगा कि मेलबर्न में साहित्य संध्या चल रही है, पर्थ में हिंदी समाज चल रहा है। तो मैंने करीब 2010 से 11 में एक सोसाइटी बनाने की सोची, इंडियन लिटरेरी एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मुझे लगा हिंदी के साथ साथ हमें अन्य भाषाओं को भी बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। तो उसमें हमने बहुत से कार्यक्रम 15 साल के अंदर करे हैं, जिसमें पंजाबी, हिंदी, उर्दू, कन्नड़ा, बहुत सारी जो भी भाषाओं के कवियों ने, लेखकों ने हमें संपर्क किया। हम्म। हमने उनके लिए एक मीट एंड ग्रीट रखा, हिंदी के प्रतियोगिताएं आयोजित की, हिंदी की कहानी कविताओं को बढ़ावा दिया। और 2 साल से तो अब हम नेशनल लेवल का, यानी कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, बच्चों के लिए कविता प्रतियोगिता, हम्म। 3 कैटेगरीज में, और बड़ों के लिए मतलब 18+, और इस बार तो हमारे 80+ के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, प्रेम माथुर जी, उन सब के हमें इस बार प्रविष्टियां मिली, और बहुत अच्छा रहा। करीब 86 आई, हम्म। जो कि जिनको कि हमारे जजेस ने तो हमने 17 कैश इनाम दिए, जो कि कम्युनिटी से ही लिए और कम्युनिटी को ही वापस दे दिया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस तरह से आपने हर भाषा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो ये भाषा सिर्फ भारत की थी या इंटरनेशनल या उनकी भी थी, मतलब देशों की भी थी? देखो, हमने और अभी उतने आगे तक तो हम नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि हम्म। मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ नौकरी में।
हम्म, लेकिन जब हाँ मैं जब सिडनी यूनिवर्सिटी में नॉन इंडियंस को, कुछ इंडियन बैकग्राउंड के भी लोग थे पर अधिकतर डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, मतलब बहुत दूसरी भाषा भाषी लोग थे जो हम्म, हिंदी सीखना चाहते थे। उनको मैंने, जब मैं हिंदी पढ़ा रही थी तो, क्योंकि मैंने शिक्षण का भी काम, सबसे पहले पहला काम मैंने यही किया। एक हिंदी स्कूल है IABBP, हम्म, मैंने वो ज्वाइन किया, वहां पे 10 साल हिंदी पढ़ाई। अच्छा। फिर मैंने सैटरडे स्कूल में हिंदी पढ़ाई, एक क्योंकि एक दिन होता था मेरा। मेन स्ट्रीम जॉब तो लर्निंग एंड सपोर्ट टीचर रहा, हम्म, तो मैं वर्क करती रही फुल टाइम उनके साथ। और ये मैं हमेशा हिंदी को छोड़ना नहीं चाहती थी कभी भी, तो मैं ये सब साइड में करती रही। हम्म, और फिर मैंने यूनिवर्सिटी में कई साल पढ़ाई हिंदी। और अभी भी मैं कालिंगफर्ड वेस्ट करके एक स्कूल है, वहाँ 2 दिन हफ्ते में मेन स्ट्रीम स्कूल है, हम्म, हिंदी पढ़ाती हूँ। तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा है जो कि चाइनीज है। हम्म, तो इस तरह से पता नहीं क्या, मैं अक्सर कर सोचा करती हूँ कि इन लोगों को क्या ऐसी चीज है जो कि मन में आती है और वो सोचते हैं कि हमको हिंदी पढ़नी चाहिए। हम्म, इसी तरह मेरे जो स्टूडेंट्स थे एडल्ट, वो तो बहुत ही भाषा भाषी बैकग्राउंड्स के थे, हम्म। तो एक उनको पढ़ाना भी चैलेंज था। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली वही है कि बच्चों को पढ़ाना फिर भी आसान है, लेकिन जो बड़े हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना और उनको पढ़ाने की जो पद्धति है वो भी हम्म, बदलनी पड़ती है। हम उस तरह से नहीं पढ़ा सकते जिस तरह से छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। एक बिल्कुल। कि यहाँ पर एक हमारी टीचर हैं जो कि जो बड़े लोगों को हिंदी सिखाया करती थी, जो जॉब करते थे, और वो हिंदी, स्पेशली हिंदी सर्टिफिकेशन, मतलब आती है उन्हें हिंदी, ऐसा दिखाने के लिए, सर्टिफिकेशन लेने के लिए वो आते थे। तो हम्म, 8-10 लोगों का बैच था वो। तो मैं बैठी वहां पे, तो मतलब मुझे बड़ा वो लग रहा था कि इसमें बड़ी अलग अलग चीजें हैं, कि उनको सिखाने का तरीका ही एकदम अलग है। उन्हें छोटे बच्चों की बिल्कुल। तरह आप नहीं कि ये का खा या जो भी है आपको बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी अनुभव यही है कि आपको इंग्लिश की ग्रामर और हिंदी की ग्रामर दोनों की ही नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एडल्ट स्टूडेंट्स हर चीज को कंपेयर करते हैं। बिल्कुल। और उनके लेवल का मतलब वो बहुत अच्छी कंपनियों में जॉब कर रहे होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, तो वो बिल्कुल हिंदी को उसी स्तर में सीखना चाहते हैं। तो आपकी भी हिंदी, और इवन दो प्रोफेशनल लैंग्वेज जो उनकी है, वो भी आपको बहुत अच्छी उसी लेवल की आनी चाहिए, तब जाकर आप बिल्कुल ठीक कॉपरेट कर। कहा। अदरवाइज आप उनके साथ कॉपरेट नहीं कर पाएंगे, वो बोर हो जाएंगे और वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल। ट्रस्ट क्रिएट हो जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात मैंने आपसे सीखी कि मतलब सही बात है कि जो बड़े हैं उनको सिखाना, और वो अलग अलग भाषा भाषियों को सिखाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि आपने किया। और मैं समझ सकती हूँ कि आपका जो लेवल है, स्तर है, वो कितना ऊंचा रहा होगा कि आप उनके साथ कॉपरेट कर पाएंगे। जी। सीख 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 के भी बहुत चीजें पता लगती तो हम हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आपने काफ़ी किताबें लिखी हैं, और हम्म, ऑस्ट्रेलिया में रह करके कुछ चीज़ें जानी समझी, और उस हिसाब से आपने किताबें लिखी हैं। तो सबसे पहले मैं किताब के ऊपर आती हूँ कि ये जो आपने IVF से रिलेटेड, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई किताब लिखी है या कोई कहानी लिखी है, तो मैं इस पर विस्तार कहानी लिखी से है चाहूँ। मैंने। जी। हाँ, तो ये कहानी अभी अभी वागर्थ में छपी, तो अभी तो आउट ही हुई है। जी। तो पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ये कहानी है IVF मिसमैच के बारे में। जी। और IVF के मैं अनेक अनुभव, एक दो लघु कथाएं भी लिखी हैं कि कैसे आजकल की लड़कियां बहुत ही स्वतंत्र हैं, देखो, और बहुत ही स्वावलंबी हैं। हम्म, और जब उनको लगता है कि कोई भी उनके हिसाब से नहीं मिल रहा है, किसी से भी मैच नहीं बैठ रहा है, ठीक नहीं है, तो वो आजकल चली जाती हैं IVF ट्रीटमेंट लेने के लिए। बहुत सारी मित्रों की बेटियां हैं जो कि अपने जाके एग्स वो फ्रीज करवा रही हैं। तो ये सब तो चल ही रहा है। तो मेरी ये जो कहानी है, ये IVF मिसमैच के बारे में है कि कैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको पता लगता है, जो उसके फिजिकल फादर है उसको वो कहते हैं मैं, मेरे को तो तुम चाहिए ही नहीं था, चाहिए ही नहीं थे, और जो फिजिकल मदर है वो भी यही कहती है दोनों। और जो जो लोग चाहते थे वो बच्चा पैदा हो, वो भी कहते हैं कि तुम तो गलत
एग और स्पर्म से मिलकर बन गए हो, तो वो कोर्ट में बड़ी लड़ाई चलती है। और अंत में उस बच्चे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो फॉस्टर केयर में बड़ा बड़ा हो रहा होता है। और उसका थोड़ा सा चमत्कृत सा अंत है, वो मैं बताऊंगी जी जी, कोई नहीं। बात पाठकों को वागत लेके पढ़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बात जानना चाहूंगी कि जब ये आईवीएफ का प्रोसेस होता है कि आप किसके एग्स हैं, किसके जो भी चीजें हैं मेल फीमेल की, तो ये नहीं बताई जाती हैं कि किसका है, राइट? तो उनकी फिजिकल जो फादर होते हैं, तो उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं कि आप बच्चों के साथ इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं? देखो, ये जहां तक जो 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 लोग डोनर्स होते हैं ना, हम्म वो डोनर्स का डिटेल्स रखती हैं हम्म ये वाली संस्थाएं। हम्म तो और जैसे किसी को माँ माँ है कोई, उसको चाहिए कि मुझे अपने एक्स के लिए एक अच्छे घर का अच्छा का एक स्पर्म चाहिए, तो वो चुन सकती है, लेकिन ये नाम गुप्त रखे जाते हैं। हम्म बाकी तो डिटेल्स, हाइट क्या है, हम्म आई कलर क्या है, क्या एथनिक बैकग्राउंड है, हम्म। और फोटो भी दिखाई जाती है कई केसेस में। तो स्त्रियां चुन सकती हैं, इसी तरह पुरुष भी चुन सकते हैं। जी जी। तो नहीं, ये एक लेकिन जब बच्चा तैयार हो गया, बच्चा जब आ गया उनके घर पर, तो उसके बाद क्या कोई उनको प्रोटोकॉल या कोई उनको रूल्स रेगुलेशन दिए जाते हैं पेरेंट्स को कि जब बच्चा बड़ा होगा और इस तरह के सवाल करेगा तो उसके जवाब क्या होने चाहिए आपके मुख से? या किस तरह की बात आप कभी गुस्से में आकर उसको इस तरह से नहीं दे सकते कि तुम हमारे नहीं हो, तुम किसी और के हो, या इस तरह की बातें नहीं कर सकते? हाँ, मेरे ख्याल से तो देखो, जब बच्चा किसी घर में पलता है, उनका अपना ही होता है, जी उनकी इच्छा बिल्कुल से ही आता है। बिल्कुल। नहीं, तो ये उस बिल्कुल समय अपने में घर के जब बच्चे की कभी कभी मन बदल जाता है, मतलब आप क्रोधित हो गए। ऐसा ऐसा होना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन का जो राइट है सबको, बच्चे को बताया जा सकता है। बहुत सारी, जैसे मेरी ट्रांसजेंडर पर कहानी है, तो उसमें भी बच्चे को हक है, कम से कम ऑस्ट्रेलियन परिप्रेक्ष्य में लिखी हुई कहानियां है मेरी। तो उसमें वो जानना चाहता है, तो पेरेंट्स को, माँ बाप को, अभिभावकों को उसको बताना चाहिए। और उसको भविष्य के लिए तैयार करने के लिए भी कई बार जानने की आवश्यकता होती है। जी जी। तो ये ये यहाँ पर तो है। और मुझे भारत में तो तुमको पता ही है, थोड़ा सा अलग माहौल है। जी और जी शायद हर देश में थोड़ा अलग मान्यताएं, अलग धारणाएं हर बिल्कुल। चीज को लेकर बनी हुई है। वही है कि ये जो भावनाएं और संवेदनशीलता का जो विषय है, इन ऐसे केसेस में काफी चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं, जैसे स्टेज बाय स्टेज आते आते, और कभी कभी हम्म सरलता से सुलझ भी जाती हैं, और कभी कभी कुछ हम्म जटिल भी बन जाती हैं। तो चलिए, कोई नहीं, ये एक नया दौर है और नई चीजें हैं जो कि हमें भी हम्म सीखनी है और इन पर हमें भी शामिल होना है, क्योंकि ये हमारे विश्व का हिस्सा है और पूरे समाज का हिस्सा है। फिर भी ऑस्ट्रेलिया में जो आईवीएफ का क्रेज है, या जिस तरह से उस चीज को लिया जा रहा है, और भारत में जिस तरह से लिया जा रहा है, इन दोनों के बीच का मैं अंतर आपसे जानना चाहूंगी। अच्छा, देखो, आईवीएफ ने तो किसी कहीं भी, भारत में भी और विश्व में कहीं भी, हम्म, जो माँ बाप बच्चा चाहते हैं, हम्म, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन, बात है। क्रांति विकी है। डोनर देखी होगी तुमने फिल्म। जी। इसी तरह यहाँ पर तो, पर मैं ये देख रही हूँ कि जो अविवाहित लड़कियां हैं, हम्म यहाँ पर उनको स्वतंत्रता है शायद भारत से ज्यादा, हम्म कि वो आईवीएफ से बच्चे पैदा करें, और माता पिता उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि अभी मेरी एक मित्र है, उनकी बेटी 30-80 थी, ज्यादा उम्र नहीं थी, उसने निर्णय लिया कि मुझे जाके हम्म आईवीएफ से बच्चे करने हैं, क्योंकि उसको लगा कि मैं कभी बच्चे ही नहीं पैदा कर पाऊंगी हम्म अगर ज्यादा उम्र हो गई तो। हम्म तो दो जुड़वा बच्चे हुए, और पूरी परिवार उसको पालने में मदद कर रहा है। कर रहा है। तो शायद, मुझे नहीं पता कि भारत में इतना ज्यादा एक्सेप्टेंस है कि नहीं है।
जो क्लास है, जैसे कि अभी बॉलीवुड में हम लोगों ने देखा कि इन लोगों ने कुछ हैं जो जिन्होंने किया है, जैसे कपूर या जौहर, इनके फैमिलीज में दो बच्चे या सभी ने दो दो बच्चे अडॉप्ट किए हैं, हम्म और ये अडॉप्शन है या आईवीएफ के थ्रू हम्म करवाए गए हम्म हैं, ऐसा है। लेकिन ये चलन चल रहा है। और पहले जो था कि ऐसा भी होता था, जैसे आपने गिन्नी मूवी देखी होगी। गिन्नी में वो राजस्थान में रहते हैं हम्म दो कपल, और वहां पे अपना बच्चा, मतलब कहते हैं कि हमें बच्चा चाहिए, तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो अभिभावकों में, और वो अपना बच्चा इस तरह से करवाना चाहते हैं। तो यह भी एक सोल्यूशन है, और सोल्यूशन हर देश में है, और ये टेक्नोलॉजी है जो आगे हम्म, बढ़ रही है, और अच्छी बात है। बात यहाँ पर सिर्फ ये हो बिल्कुल। जाती है कि जब भारत के साहित्य की बात हम करते हैं, कि कहते हैं कि हम्म भारत का साहित्य और प्रवासी साहित्य में काफी अंतर है। तो प्रवासी साहित्य की इस तरह की बातें जो किताबों के हम्म ऊपर की जाना, जैसे कि जब साहित्य की बात आती है, कि प्रवासी साहित्य और भारत के साहित्य, भारत का साहित्य कहता है, जो वहाँ के कथाकथित लोग हैं वो कहते हैं कि प्रवासी साहित्य हमसे नीचे है, कमतर है, या वो कुछ ऐसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जो प्रवासी साहित्य लिखते हैं। क्योंकि प्रवासी साहित्य जो देखते हैं, साहित्यकार जो देखते हैं दूसरे देशों में, वो लिखते हैं, जो भाषाएं वहां बोली जाती हैं उनकी भी कुछ झलक उसके अंदर नजर आती है, कुछ ऐसी चीजें नजर आती हैं जो शायद भारत में नहीं होती हैं। तो इस विषय के बारे में आपकी क्या सोच है, मैं जानना चाहूँ। देखो, मुझे लगता है कि भारत में बहुत अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है और वहाँ के वातावरण को लेकर, वहाँ के अनुभवों को लेकर लिखा जा रहा है। जी। लेकिन प्रवासी साहित्य जो लिखा जा रहा है वो प्रवास में प्रवासियों के अनुभवों को लेकर लिखा जा रहा है। जी। तो पहली बात तो तुलना करनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि हम जो लेकर आते हैं, हम अपने भारत के साथ साथ हमारा दृष्टिकोण और हमारा व्यापक हो जाता है जब हम किसी दूसरे देश की संस्कृति, सभ्यता, भाषा, खान पान, रहन सहन, जीवन शैली के बारे में जानते हैं। जी। तो प्रवासी साहित्यकार का मुझे लगता है कि अनुभव क्षेत्र और ज्यादा व्यापक हो हाँ, जाता है। ज्यादा ये भाषा की दृष्टि में, हाँ, और लेखन की दृष्टि से अगर देखा जाए, अगर भारतीय लेखक, कुछ लेखक तथाकथित जो तुमने कहा, अगर वो ये सोचते हैं हम्म। कि भारत का जो प्रवासी साहित्यकार है खाली नॉस्टैल्जिक चीजें लिखता है, उससे बहुत ऊपर उठ जाता है साहित्यकार। जी। धीरे शुरुआत नॉस्टैल्जिया से जरूर होती होगी, लेकिन अब तो टेक्निकल जमाना है। 1 मिनट में फेस टाइम कर लो, 1 मिनट में उनसे बातचीत कर लो, फोन उठा के व्हाट्सएप कर लो। तो अब तो बहुत फर्क हो गया ना। पहले जब नहीं थे और ये साधन तो चीजें थोड़ा। शामिल तो रहेंगी ही उनकी कहानियों में, क्योंकि जैसे अगर हम आज की जनरेशन ले लेते हैं, कि जेनजी बिना फोन के वो कल्पना ही नहीं कर सकते इस पूरी सृष्टि की। हम्म। उन्होंने देखा है। हम एक पल के लिए सोच भी सकते हैं, क्योंकि हमारे जब हम छोटे थे तब हमें ये चीजें नहीं, हमारे पास नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल तो वैसे ही देखो, करते थे। जी। हाँ, तो मैं यही कह रही थी, जैसे मेरी कहानियों की किताब किताब घर ने पहली छापी थी, हम्म। तो उसमें भी सारी कहानियां विविध विषयों को लेकर है। उसमें भारत के विषय भी, एक दलित लड़की के ऊपर भी एक कहानी है। तो हम्म। जो भारतीय लोग हैं कई बार हमारा परिप्रेक्ष्य नहीं समझ पाते। और जैसे कि कोई कहीं अफ्रीका में रहने वाला जब अपने बारे में कुछ लिखता है, वहां के समाज के बारे में, तो हमें थोड़ा वक्त लग जाता है उसे समझने में। समझने में। इसी तरह से इसी तरह से कहीं भी देख लो, बड़ा फर्क है। और यहाँ रह के, जैसे मेरी गजलों की किताबें भी आई हैं, नज्मों की भी है। स्त्री विमर्श की बात की तो जीवित रहेगी स्त्री एक किताब थी, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से छपी थी। हम्म। तो ये अब दूसरी भी एक कहानी की किताब, और अब तीसरी प्रकाशन में है। क्या बात। इसके अलावा मुझे यहाँ की, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि यहाँ के लेखकों की हम्म। पूरे ऑस्ट्रेलिया वाइड, जिसमें एडिलेड, ब्रिस्बेन, पर्थ, सिडनी, कैनबरा, हम्म। सभी बड़े शहरों के लेखक हैं। उनको मिलाकर मैंने, अब तुम्हारा था कि एक तो हमने 2010 में छापी थी, फिर 2019 तक 11 कवि की जगह संख्या 40 हो गई थी। हम्म। देखो कि इतने लोग मिल गए थे और इतने लोग जुड़ गए थे। हम्म। और इसके अलावा मैंने 3 कहानी की किताबों का भी संपादन किया है।
हम्म। तो 5 किताबें संपादित की हैं, बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत लोगों को मदद की है उनकी किताबें प्रकाशित करने में, जी। प्रकाशक सुझाए हैं। तो इस तरह से ये एक कार्य चल रहा है। जी। ओके। तो ये चंदा मामा दूर के, ये जो कहानी है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी। देखो, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ, जो मेरा विषय है वो है, मैं स्पेशल नीड्स के बच्चों को पढ़ाती हूँ, जिनको ऑटिज्म है, एडीएचडी, बिहेवियर डिसऑर्डर, इमोशनल डिसऑर्डर। तो ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो कि अम, हम कहते भी हैं कि गर्भ में भी बच्चा सुनता ही रहता है। तो ये कहानी उसी तरह है कि वो अपने पिता को गाली देते बड़ा सुनता है, गर्भ में अपने दादा को देखता है रौब मारते, वो अपनी माँ का उसको जो ध्यान रहता है कि माँ उसे लोरी गाती के सुनाती रही है, चंदा मामा दूर के। अब जब वो पैदा होता है तो बड़ा उत्सव मनाया जाता है, और जब धीरे धीरे करके डॉक्टर्स बताते हैं कि भाई ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, सामान्य बच्चों से अलग है, हम्म। ऑटिस्टिक है, जी। तो अब उसका धीरे धीरे करके सब लोग उससे कहते हैं, दादी भी कहती है कि भाई ये क्यों पैदा हो गया। हम्म। एक माँ के अलावा उसको प्रेम करने वाला कोई नहीं रहता, तो वो बच्चे फिर उसकी माँ जब सोचती है कि मेरे बच्चे को कौन देखेगा, बड़ा हो जाएगा ये तो वो एक दूसरा बेबी उसका, मतलब वो जब प्रेग्नेंट होती है तो वो दोबारा लोरियां गा रही होती है चंदा मामा दूर के, और वो उसको कहती है कि देखो, तुम्हारा अब एक भाई आने वाला है जो तुम्हारा बड़ा ख्याल रखेगा। तो ये कहानी का सारांश है। तो ये उस इस तरह के बच्चों के जीवन पर आधारित है। जी। आपकी एक कहानी है फेयरवेल, जो कि यूथेनेशिया यानी इच्छा के ऊपर है। तो ये कहानी कैसे सृजन की आपने, इसकी इच्छा मृत्यु के कहानी। ऊपर, हाँ, ये इच्छा मृत्यु के ऊपर कहानी है, क्योंकि पता है जर्मनी में ये सुविधा उपलब्ध है कि जब व्यक्ति जीना नहीं चाहता, अपनी परेशानियों से, अपनी बीमारियों से, अपनी तकलीफों से बहुत परेशान हो जाता है, तो वो ये उसको ये स्वतंत्रता है कि वो अपनी मृत्यु चुन सकता है। तो यूथेनेशिया पर आधारित ये कहानी है, और इस कहानी का मैंने शीर्षक दिया था फेयरवेल, यानी कि अलविदा। तो ये किस तरह से ये व्यक्ति अपने घर में दावत देता है, सबको बुलाता है, और उसकी पत्नी अ, बाद में ये अनाउंस करती है कि अब जॉन की तबीयत इतनी खराब है और उसने ये चुन लिया है, मुझे कैरेक्टर का नाम ठीक से याद नहीं है इस वक्त, पर अब उसने ये चुन लिया है कि वो जर्मनी जाके इच्छा मृत्यु को ग्रहण कर ले। तो इस तरह की ये कहानी है। तो ये इस एक तरह तरह से की एक फिल्म मृत्यु भी का मुझे उत्सव। याद आ रही है, जो ऋतिक रोशन की थी। और वे हम्म। शायद रेडियो में जॉब करते थे या बोलते थे, और उसमें ऐश्वर्या राय भी हैं, और वो एक शरीर। बहुत बड़ा, बहुत संघर्ष था। पर हाँ। ये मेरी कहानी तो बहुत पहले छप गई थी, और ऋतिक रोशन की फिल्म बाद में आई थी। जी। इसी तरह की मेरी एक कहानी जो बड़ी पॉपुलर है, हम्म। गोरी डायन, उससे उससे भी मुझे काफी लोग जाने। हम्म। नासरा जी ने उसको अपनी किताब में एक संपादित की थी, उसमें छापा था। हम्म। तो वो कहानी भी बाद में उससे मिलते जुलते विषय पर फिल्म बन गई थी। तो ये सब तो क्योंकि विषय तो सब वही है ना समाज में। जी। तो यही होता है कि उन विषयों के माध्यम से लोगों में चेतना जागती है। जागती है, अवेयरनेस जागती है। जी। हम्म। सही कहा आपने। तो इनकी जो पृष्ठभूमि जब आप बनाते हैं कहानियों की, तो ये कहीं आपने देखा होता है कुछ, ये सत्य घटना पर आधारित होती हैं या सिर्फ एक काल्पनिक कहानियां होती हैं? मेरी कुछ अधिकतर कहानियां सत्य घटना पर आधारित हैं, लेकिन बहुत सारी कल्पना का मिश्रण हम्म। है ना। तो जैसे कि इच्छा मृत्यु वाली कहानी है फेयरवेल, जो हम्म। उसमें कुछ जो मैंने देखा था, किसी के घर हम जब रहे थे आके ऑस्ट्रेलिया, हम्म। किसी गेस्ट हाउस में, तो पृष्ठभूमि मैंने वहां से उस व्यक्ति का घर उठाया और उस व्यक्ति का परिवार उठाया, और बाकी कहानी को विस्तार दिया।
अपनी कल्पना और अपनी रिसर्च भी बहुत करनी पड़ती कई बार, जी, तो उसके द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कोई भी कहानी तैयार होते समय कैरेक्टर्स, उन पर रिसर्च करना, उनके व्यवहार पर, फिर उसके बाद हम्म। एक क्लाइमेक्स निकालना और निष्कर्ष पर पहुंचना, ये सब कभी कभी कल्पना का भी सहारा लेना पड़ता है। जी बिल्कुल। और हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं, जो यूट्यूब ब्लॉगर्स हैं वो बहुत कहानियां मेरी अगर लोग देखेंगे तो बहुत कहानियां पढ़ रहे हैं, और उनको अच्छा लगता है। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी कहानियां बहुत लोकप्रिय हैं, और 40 से ज्यादा की उम्र के व्यक्ति उनके चैनल्स को सुनते हैं बहुत शौक से, क्योंकि पढ़ नहीं सकते ना आराम से, तो हम्म। सुनते हैं। और बहुत, एक कहानी तो 3-4 यूट्यूबर्स ने पढ़ी है, हम्म। और मैं गिन रही थी उस दिन 17,500 उसके व्यूज हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये लोगों तक पहुंच रही है कहानियां। क्या बात है। कुछ पूछ लेते हैं, कुछ पूछते ही नहीं है। जी। उनका धंधा शुरू हो जाता है अब। जी उन्हें मतलब नहीं है कि ये कहाँ से जन्मी है, कहाँ से आई है। जी जी। बिल्कुल। ट्रांसजेंडर के ऊपर आपने कहानी लिखी है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं हमें। हाँ, ये कहानी रेनबो है, और हम्म। अभी जो मेरी किताब के शीर्षक, तीसरी किताब जो कहानी की छप रही है, वैसे तो हंस में प्रकाशित हुई थी है। हम्म। और जो मेरी तीसरी किताब है उसका शीर्षक भी मैंने रखा है रेनबो तथा अन्य कहानियां। हम्म। तो ये पूरी रिसर्च करके बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे अपने ही स्कूल में एक बच्चा है जो कि किंडरगार्टन से ही थोड़ा अकेला बैठा रहता था, और मैं जब उससे बात करती थी तो मुझे उसने कहा कि कि मैं, उसने अपना बताया कि मैं मतलब नॉर्मल बच्चा नहीं हूँ। तो इस तरह से वो अभी भी कक्षा 3 में है। कि वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल मतलब फिजिकली, हाँ है हाँ। ना। हाँ। तो उसने यही, वो ट्रांसजेंडर है बेसिकली पैदाइश से। तो हम्म। उस आजकल ये हो गया है कि कई बार पेरेंट्स कह देते हैं बच्चे से कि तुम बता दो, यहाँ पर तो कई बार ऐसे कह देते हैं। हम्म। तो अभी भी वो ईयर 3 में यानी कक्षा 3 में है, और अभी भी मैं जब उसके क्लास में गई थी एक दिन, तो उसने, उसका एक तरीका बन गया है कि मुझे ज्यादा हेल्प चाहिए क्योंकि मैं ये हूँ। ओह, वो इस चीज का तो एडवांटेज लेते हैं। तो खैर, ये कहानी बहुत अलग है। इसमें बड़ा अलग हिसाब है कि एक लड़का भारत से आता है, और अपने ऑफिस में एक उसको जो लेडी है वो बहुत महिला काम कर रही होती है, बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छी लग रही होती है, और बहुत उसको धीरे धीरे करके उनकी बातचीत होती है, उसको प्रेम हो जाता है, और उसको लगता है कि इसके साथ मेरी जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी। हम्म। पर वो शुरू में वो उसको अवॉइड करती है, बाद में वो महिला जो है हम्म। वो अचानक गायब हो जाती है, एक चिट्ठी लिख के कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं शरीर मेरा महिलाओं का मैंने करा लिया है सेक्स चेंज, लेकिन मैं अभी भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, कि मैं, मुझे पता है कि तुम मुझे, हो सकता है अपना लो, हो सकता है छोड़ दो। तो इस तरह की ये कहानी ट्रांसजेंडर पर है। बहुत खूबसूरत कहानियां लिखी हैं और बहुत ही आ, अन्य विषयों पर लिखी हैं, जो कि लोग सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे जिनके बारे में। तो आगे की योजना क्या है और कौन कौन से विषयों पर आप कहानी लिखना चाह रही हैं? तो अभी मेरी एक लघु कथा की किताब तैयार है, जो हम्म। कि कोविड टाइम पे शुरू की थी, हम्म। पर वो दूसरी चीजों की वजह से अलग रह गई थी। मैं हम्म। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ बहुत सी प्रकाशकों का, बहुत सी संस्थाओं का, जो कि मुझसे सुनना चाहती हैं या मुझे उत्साहित करती हैं कि लिखो। हम्म। तो मुझे जब हंस में मैं छपी मुझे बहुत अच्छा लगा, वागर्थ में छपी तो मुझे बहुत, और भी सारी ये जो अच्छी साहित्य, अमृत, ये सब बड़ी बड़ी पत्रिकाएं अगर मेरा काम प्रकाशित करती हैं तो मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है। जी। हम्म। तो अभी एक लोक कथा की किताब पब्लिकेशन में है, हम्म। और एक मेरी किताब कहानियों की, जो मैंने बताया रेनबो तथा अन्य कहानियां, हम्म। ये पब्लिकेशन में है। हम्म। और आगे की योजना तो देखो, एक मेरी कविता की किताब चल रही है, युद्ध और प्रेम, हम्म। और एक किताब मेरी एबोरिजिनल्स पर, जो कि यहाँ के आदिवासी हैं, हम्म। उसमें मुझे बहुत समाव रुचि है।
हम्म। क्योंकि अभी मैंने लोक कथाओं का भी अनुवाद करा था यहाँ की, और उसके लिए मुझे यहाँ पे अवार्ड भी मिला था, खैर एक कहानी के ऊपर। हम्म। और ये जो कहानियां अभी डायमंड पब्लिकेशन ने प्रकाशित की हैं, तो अम, मैं कोशिश करूंगी कि उनके बारे में कुछ हिंदी के पाठकों के लिए भी उपलब्ध हो सके। हम्म। आपकी बातों से मैं थोड़ा सा एक निष्कर्ष पर पहुंची हूँ, जैसे कि ये मेरा अपना व्यू है जो मैं आपके सामने साझा कर रही हूँ। कि आपने जैसे कहा कि पहले आपने स्ट्रीट ऑफ चिल्ड्रन, गलियारों के हम्म। बच्चों के बारे में आपकी रुचि बढ़ी और आपने जानना चाहा, आपने शोध कार्य शुरू किया। वैसे ही आप जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और वहाँ के जो आदिवासी हैं उनकी तरफ आपका रुझान हुआ और आपने लिखने की सोची। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी रुचि या आपका दिमाग इस तरफ ज्यादा कि यहाँ से कुछ ज्यादा निकल कर आ सकता है, या इनके दर्द या इनके दुख ज्यादा हो सकते हैं जो कि हम मतलब उनका निवारण कर सकते हैं या उनके ऊपर शोध कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी मतलब आप ये मैंने अनुभव किया आपसे बात करके, या सचमुच में ऐसा है आपके साथ कि आपको ऐसा लगता है कि शायद इनका दुख ज्यादा है या इन्हें सामने लाना चाहिए? देखो, ऐसा है कि हर कवि, हर लेखक बहुत ही सेंसिटिव, इमोशनल होता है। संवेदनशील होता है। जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रही थी, हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जब बच्चों को, हम्म। जब मैं पहले हाई स्कूल में थी तो मुझे पढ़ानी पड़ती थी, हम्म। तो वहां पर मुझे पता लगा कि कैसे इनके ऊपर शुरू शुरू में अत्याचार हुए, हम्म। जैसे हमारे भारत के ऊपर भी हुआ था, ब्रिटिश राज्य जब, हम्म। और यहाँ भी ब्रिटिश आधिपत्य ही है। जी। तो कैसे वो बच्चों की एक पूरी पीढ़ी उठा ली गई, स्टोलन जनरेशन कहलाती है वो, क्योंकि अंग्रेजों को लगा इनको हम सभ्य बनाएं हम्म। और इनको हम तैयार करें कि ये काम कर सके। तो पर उसमें ये किसी ने नहीं सोचा कि बच्चे और उनके माता पिता इस पीड़ा से गुजरेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसे बच्चों के साथ मैंने काम भी किया। हम्म। एक बच्चा था जो कि एबोरिजिनल तो नहीं था, पर सूडान का था। वो मुझे एक दिन कहने लगा क्लास में, यू आर बीइंग रेसिस्ट बिकॉज आई एम ब्लैक। तो मैंने जब उससे कहा, डोंट वरी, आई एम ब्लैक टू। तो फिर वो पूरा की पूरा माहौल बदल गया मजाक में। तो हम्म। इसी तरह से अभी एक छोटी बच्ची जिसे मैं पढ़ा रही थी, वो अचानक हिस्ट्री पढ़ाते समय रोने लगी। तो हम्म। मैंने उसको, मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वो बहुत गोरी चिट्टी लड़की थी, तो मैं सोच नहीं सकती थी कि वो एबोरिजिनल बैकग्राउंड की होगी। तो हम्म। उससे पूछा जब, तो उसने धीरे से कहा कि दे स्टोल आवर लैंड, कि यानी इन्होंने हमारी जमीन चुरा ली, हाँ। आधिपत्य कर लिया उस पर। हाँ। तो इस तरह की बहुत सी चीजें मिलती हैं। पर मैं ये नहीं कहूंगी, बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलियंस भी हैं यहाँ पर, जिनको हम लोग यहाँ पर स्मार्टन कहते हैं। हम्म। बहुत मदद करते हैं एक दूसरे की। और हर हर देश, हर देश का जगह अपना मिली एक जुली। इतिहास होता है और उस इतिहास में ऐसी ऐसी कहानियां होती हैं कि जिनको सुनने के बाद मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम्म। वो एक गाना है कि मेरा दुख इतना कम है जब तेरा दुख सुना, तो ऐसा समथिंग कोई गाना है। हाँ हाँ हाँ। हर देश, जैसे हम कहते हैं हमारे भारत में बहुत ज्यादा अत्याचार हुए या उन्होंने इतना राज किया, नो डाउट बहुत अत्याचार हुए, लेकिन जब दूसरी कंट्रीज की भी ऐसी ऐसी चीजें, घटनाएं जब हम सुनते हैं तब ऐसा एहसास होता है हम्म। पूरा विश्व ही कहीं ना कहीं उन सारी पीड़ाओं से और उन सारी रेवोल्यूशन से, क्रांति से गुजरा है। वो समय चक्र उनके साथ हम्म। भी वही चला है। जी। और वो बिल्कुल। बहुत ऐसी कहानियां देती हैं, चाहे इंडिविजुअली हो, चाहे एक ग्रुप की कहानी हो, एक कम्युनिटी की कहानी हो, निकल कर आ ही जाती है उनके संघर्ष की कहानी। मुझे ऐसे लगता है कि जब हम लोग, जो साहित्यकार होता है, हम्म। अपने काम से अपने वर्तमान स्थिति का पूरा के पूरा डाटा आगे की पीढ़ी के लिए छोड़ देता छोड़ देता है, वो माध्यम है बनता ना? है। इतिहास को बिल्कुल। भविष्य के लोगों से जोड़ने का एक माध्यम बनता है साहित्यकार। जी। महाभारत ना लिखा जाता तो हमें कुछ ना पता चलता, रामायण ना लिखा जाता हम्म। तो तब भी हमें कुछ, बहुत सारी चीजें इसी तरह दूसरे देशों की हैं, शेक्सपियर है जैसे। तो बहुत सारी चीजें यहाँ एक हैं जो बहुत कि। बड़ी जिम्मेदारी और एक दायित्व बन जाता है साहित्यकार का कि आप जो देख रहे हैं, जो सच्चाई है वो लिखें।
क्योंकि बिल्कुल। आपकी लिखी हुई चीजों को आगे उदाहरण के तौर पर दिया जाएगा। तो अगर आपने उसमें ज्यादा कुछ शामिल किया ऐसा जो कि काल्पनिक है या जो नहीं सही नहीं है, बदल दिया है आपने उसका पूरा आ, अर्थ का हम्म। अर्थ बदल दिया है, तो वो कहीं ना कहीं घातक हो सकता है भविष्य के लिए। जी। बिल्कुल। जी। ये तो और बात ठीक है। जी रेखा जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब मैं आपसे अंतिम जो हमारा आखिरी सवाल है आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। मेरा संदेश तो सबसे यही होता है, दीप रातों में जला के रखिए, फूल कांटों में खिला के रखिए। क्या बात है। तो प्रेम से रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। यही एक, जिंदगी तो वैसे भी बहुत कठिन है, तो यही मैं कहूँ। जी जी, बहुत सुंदर संदेश आपने दिया। मुस्कुराना बहुत जरूरी है इस जीवन में। और उस मुस्कुराहट का अगर कोई कारण बन जाता है, जैसे आपकी कहानियां हैं या किसी की कविताएं हैं या किसी का लेखन है या किसी की बातचीत है, तो यह और भी सहज हो जाता है लोगों के लिए अपने जीवन में मुस्कुराहट भरना। तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं बिल्कुल। दीपिका जी। और ऑस्ट्रेलिया में रहकर अपने देश की और विदेश की जितनी भी कहानियां आप लिख रही हैं, बहुत खूबसूरत कार्य कर रही हैं। हमारे मंच तक आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हम आपसे फिर बात करते रहेंगे। कभी आपकी कोई नई पुस्तक आती है तो आप हमसे मिलें, हम उस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। जी। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तुमने इतने अच्छे प्रश्न पूछे और हमारी बातचीत बड़ी सार्थक रही। इसी तरह कार्य करती रहना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का प्रोत्साहन मिलता रहे, काम चलता रहेगा। जी, साहित्य के ऊपर अब न्यौछावर है पूरा जीवन। और साहित्य पर ही जी। लिखते हैं, आप भी लिखिए, हम भी सुनते हैं, हम भी लिखेंगे, आप सुनिए। जी। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार अनसुया।